कोटा मेडिकल कॉलेज की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक मरीज की मौत हो जाती है। ये मरीज जो कि हार्ट पेशेंट था, इसे जब कार्डियक अरेस्ट आया उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे और शॉक के दौरान ही कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से उसका जो फेस मास्क है वो जल गया, इससे उसकी मौत हो गई। और तमाम जो डॉक्टर थे जो कि मौजूद थे आईसीयू में उस वक्त, वो वहां से भाग खड़े हुए। और ये आप देख सकते हैं जयपुर का गणकोरी बाजार है, जहाँ के आईसीयू में हम जानने और समझने के लिए आए हैं कि किस तरीके से ये जो घटना हुई है और इस घटना के पीछे क्या कारण रहे। ये जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कोटा में किस तरीके से घटनाक्रम हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये जो मशीन है इसी से जो है शॉक दिए जाते हैं, जिसे जो कार्डियक अरेस्ट आता है जिस मरीज को, किस तरीके से काम करती है ये आप बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में। जी बिल्कुल, ये डिफिब्रिलेटर मशीन है हमारे पास। अगर पेशेंट को शॉक की ज़रूरत होती है तो हम इसी के थ्रू शॉक देते हैं मरीज़ को। ये इस तरह से ऑन होती है, यहाँ पे ऑन का बटन है, मशीन ऑन हो गई है। इसमें हमारे पास एनर्जी सिलेक्शन का ऑप्शन है कि कितने जूल, कितनी एनर्जी हमको शॉक के लिए पेशेंट को देनी है। इसमें हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम ये जो शॉक की जो आपने एनर्जी की बात की, किस तरीके से डिसाइड होती है, क्या मरीज की कंडीशन के ऊपर डिसाइड होती है? जी बिल्कुल, मरीज की कंडीशन, मरीज कौन है, बच्चा है, बड़ा है, इन दोनों चीज़ें निर्धारित करती हैं कि हमें कितना शॉक देना है मरीज़ को। हम ठीक है, इसको चार्ज करेंगे, ये चार्ज का बटन है। चार्ज करने में कितना टाइम लगता है इसको? 5 सेकंड, ठीक है, 5 से 10 सेकंड लगते हैं, मशीन पे निर्भर करता है। हमारी ये मशीन 5 सेकंड लेती है चार्ज करने के लिए। चार्ज होते ही इसमें एक बीप की आवाज़ आती है और लाइट आ जाती है। हमारे पास ये दोनों हैंड्स है चार्जिंग के, इनको हम यहाँ से अटैच करते हैं और शॉक देने के लिए ये लाल बटन दबाया जाता है। ठीक है, एक हमारे छाती पे आता है, एक छाती के नीचे दूसरी तरफ आता है, और शॉक देने के लिए ये लाल बटन दबा के शॉक दिया दोनों को एक साथ ही जो है प्रेस किया जाता है मरीज को? जी बिल्कुल, इसको चार्ज करा जाता है इस तरह से अटैच करके और फिर मरीज़ पे लगाया जाता है। लेकिन मरीज़ पे लगाने से पहले हमें कुछ सुविधाओं का, कुछ सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ध्यान देने की चीज़ें होती हैं, वो देखनी पड़ती हैं कि मरीज़ के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सामान नहीं होना चाहिए, मरीज़ के ऊपर ईसीजी इलेक्ट्रोड का कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और बाकी हमें भी ये शॉक देने से पहले मरीज़ से बेड से थोड़ा दूर होना चाहिए। दोनों हाथ हमारे क्रॉस नहीं होने चाहिए। एक शॉक के बाद तुरंत हमें डिटैच कर लेना चाहिए। तो जब ये दिया जाता है कितने लोग मौजूद रहते हैं उस वक्त? देखिए, ये जब दिया जाता है हम सीपीआर भी देते हैं साथ में। पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या दिक्कत है मरीज़ को। तो सीपीआर देने के लिए हमारे पास पूरी एक टीम होती है, स्टाफ होता है हमारे पास, रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास। पेशेंट अगर थेरेपी पे है, ऑक्सीजन थेरेपी पे है, तो ऑक्सीजन पोर्ट वगैरह अटैच होते हैं, मॉनिटर्स हमारे पास अटैच होते हैं। ये जो मशीन आपने बताई है ये किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है? क्या ये लेटेस्ट है या इससे पुरानी भी कोई होती है अगर उनसे? ये डीसी शॉक मशीन है, डीसी करंट देती है पेशेंट को। क्या इसमें कोई शॉर्ट सर्किट की संभावना है? जी, शॉर्ट सर्किट एक्चुअली इसकी जो टेक्नोलॉजी बेस है, टेक्निक है, इलेक्ट्रिकल सामान है, तो अगर हमने इसकी ठीक से केयर नहीं करी तो पॉसिबिलिटी है शॉक होने की। क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है? जी, मेरे अनुभव में तो ऐसा नहीं हुआ है। जी आप बताएं ये किस तरीके से काम करती है, क्या ये संभावना रहती है, मरीज से कितनी दूर इस मशीन को रखा जाता है ताकि उस करंट ना पहुंचे? ये जो मशीन है ये करंट डिलीवर करती है। हम इसको चार्ज करते हैं, फिर वहाँ इसके ऊपर जेली लगाते हैं ताकि आपस में करंट ना पास हो एक दूसरे को, और पेशेंट के पास भी मतलब हम दूरी बनाए रखते हैं। मशीन को 6 फुट की दूरी से, इतना जितना डिस्टेंस यहाँ पर है इतना 2 गज दूरी मेंटेन करके रखते हैं, और हम पेशेंट से भी दूर रखते हैं। हमारे पैर ज़मीन पर होने चाहिए ताकि हमें शॉक डिलीवर ना हो, और पेशेंट के आसपास कोई ऑक्सीजन सोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये करंट ही है एक बेसिकली। तो अगर कहीं भी थोड़ा लीक होता है और ऑक्सीजन आसपास होती है, कैच करता है, तो आग लग सकती है। तो ऑक्सीजन सोर्स का आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन सोर्स पेशेंट के आसपास नहीं होना चाहिए। मशीन में कोई डिफेक्ट नहीं हो, मशीन आप पहले से चेक करके रखिए। इसके वायर सारे सही होने चाहिए, मतलब कहीं से कुछ कटा हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो कि यहीं से लीक कर जाए करंट, और आसपास कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं होना चाहिए। जो हमें रिक्वायर्ड है, ईसीजी मॉनिटर हमें रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास होना चाहिए। उसके अलावा बाकी हमें प्रिकॉशंस जो हम रखते हैं। मेंटेनेंस कितने दिन में करते हैं आप लोग? बेसिकली हम डेली एक बार आके इसको चेक करते हैं कि ये चल रही है, चार्ज हो रही है, कोई इशू तो नहीं है। तो वो तो डेली होता है। डेली जब भी मतलब जो भी डॉक्टर आते हैं एक बार ज़रूर मशीन चेक करके जाते हैं, क्योंकि हर मशीन जो डेली यूज़ आती है या फिर जो इमरजेंसी में यूज़ आने वाली हो तो वो चेकड होनी चाहिए पहले से।
इसलिए। आपदा के क्या लिए ये शॉक देने के लिए क्या कोई स्पेशलिस्ट इसको रहते हैं या कोई भी चला सकता है इसको? ऐसा तो नहीं है, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये वाली ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक आती है जो सिर्फ पैड लगाते हैं, मशीन अपने आप डिलीवर कर देती है और अपने आप डिटेक्ट भी कर लेती है। इसमें हमें ईसीजी लगाते हैं, फिर हम ईसीजी देखते हैं कि क्या आ रहा है। मतलब ऐसे आम आदमी दे सकता है, सीपीआर दे सकता है, लेकिन शॉक नहीं दे सकता। शॉक तो एक्सपर्ट ही दे सकता है, डॉक्टर ही दे सकता है, क्योंकि वही देख पाएगा कि ईसीजी में क्या है। हम देते हैं कार्डियक अरेस्ट में वीएफवीटी करके, हार्ट की कंडीशंस होती है जब दिल धड़कता है लेकिन सही से नहीं धड़क रहा कि बॉडी को ऑक्सीजन डिलीवर हो रही हो और ब्लड डिलीवर हो रहा हो, तो हमें उसको सिंक्रोनाइज वे में डिलीवर कराने के लिए मशीन्स होती है। इसमें ये सिंक्रोनाइज का बटन भी होता है कि अगर वो सही से सिंक्रोनाइज नहीं है तो हमें सिंक्रोनाइज करके फिर उसी टाइम में डिलीवर करेंगे। तो ईसीजी रीड करना एक एक्सपर्ट का ही काम है, तो एक्सपर्ट तो उसके चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। तो बिल्कुल इनका कहना है कि एक्सपर्ट ही इसे चला सकते हैं, एक्सपर्ट के पास चलते हैं। मैम आप जो है इसको डील करती हैं, किस तरीके से चलाती हैं? ये कोटा में जो हादसा हुआ आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, तो इस हादसे के बारे में किस तरीके से कहना चाहेंगे? क्या कोई कमी रह सकती है इस मशीन में? जी, हादसा तो बहुत दुखद है और कमी तो ऐसा है कि मशीन है, कभी भी प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरा का है कि ये इसमें चांसेस हैं कि बारिश है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, चार्ज होता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और ये हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऑक्सीजन का पोर्ट, पहले वेंटिलेटर लगा हुआ था पेशेंट को, तो हो सकता है कि डिस्कनेक्ट नहीं किया हो उन्होंने ऑक्सीजन को और वो ओपन छोड़ दिया हो। और पेशेंट को जो कांटेक्ट में लेते हैं हम, जो पैडल्स दिखाए हैं हमारे, दोनों पैडल्स हैं, एक छाती पे आता है, एक बिल्कुल दिल के उस पे आता है, एपेक्स पे। तो हो सकता है पेशेंट को कांटेक्ट में नहीं आया हो प्रॉपर्ली। तो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है जो दोनों पैडल्स के बीच में चलता है, वो अगर आपका लीक हो रहा है ना, पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं है या किसी भी कारण से, या वायर कट है या शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो ये बाहर जा सकता है। और जो ऑक्सीजन हमारी होती है वो इन्फ्लेमेबल होती है, वो जल्दी से आग पकड़ सकती है। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि वो शायद वेंटिलेटर पे पेशेंट था या उसको ऑक्सीजन का मास्क लगाया हुआ था, हो सकता है कि वो शायद खुला रह गया। दूसरा कारण हो सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसमें पानी है या सीलन है, तो वो उससे शॉर्ट सर्किट हुआ, तो मशीन के थ्रू वो ट्रांसमिट हो गया आपका, मतलब अर्थिंग पूरा नहीं हो पाया होगा। आपका जो आईसीयू है यहाँ तमाम तरह के यहाँ स्विचेज हैं, तो क्या इसका भी मेंटेनेंस होता है या टाइम टू टाइम जरूरी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एसी का होना चाहिए, वायरस का होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक सप्लाई जहाँ से भी है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। किसी भी तरह सीलन नहीं आना चाहिए, मोल्ड नहीं आना चाहिए, पानी नहीं चूना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप बताइए कि ये जो ऑक्सीजन इनको दी जा रही है, ऑक्सीजन से की यहाँ से सप्लाई हो रही है, तो क्या ये करंट, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे यहाँ पर है, तो किस तरीके से? देखिए ये क्या है, बहुत पास है सब चीज़ें। हमारा डीसी शॉक सिस्टम जो डीफैब बोलते हैं जिसे, हाँ बोलिए। डीफैब जिसे बोलते हैं, ये एकदम यहीं रखा हुआ है, पास में ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन लीक कर रही है, इस एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा हुआ है, रूटीन में जो एनवायरनमेंट में होती है वो 21% होती है, यहाँ पे 100% ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है पेशेंट को, तो कहीं ना कहीं कोई स्पार्किंग होगी और वो ऑक्सीजन फटाफट फायर पकड़ सकती है। तो इसलिए एक प्रोबेबली कारण हो सकता है, पर ये जांच का विषय है कि इसमें क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, ये आगे की जांच के बाद ही पता चलेगा। तो जांच का विषय। मैम आपने कई तरीके के आपने जो है शॉक दिए होंगे, कई मरीजों को दिए, क्या आपने इस तरीके का कोई केस सुना है? मेरे अनुभव में नहीं है ऐसा, आज तक के मेरे 30 साल की सर्विसेज में मैंने नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं ये पेशेंट है, जैसा कि यहाँ डॉक्टर बता रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ से ये जो इनका फेस मास्क है, यहाँ से भी ऑक्सीजन जो है रिलीज़ हो रही है। ये ऑक्सीजन का पूरा आप लाइन देख सकते हैं। अगर कोई भी एक शॉर्ट सर्किट होता है, ऑक्सीजन चूँकि जल्दी आग पकड़ती है, इसकी वजह से आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। मशीनें हैं, इनका जो पूरी तरीके से एक मेंटेनेंस होना ज़रूरी है, और जो मशीनें हैं उनका मेंटेनेंस के साथ साथ में जो एक्सपर्ट हैं वही इसे जो है शॉक देने का काम करें। तो कोटा में जो हादसा हुआ, ये देखने वाली बात होगी। जाँच कमेटी का गठन कर दिया गया है, क्या कुछ निकल कर आता है और कौन जिम्मेदार होते हैं और क्या उन पर जो है कार्रवाई होती है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9।